2015 में डिपार्टमेंट ऑफ रोमेटोलॉजी सेपरेट हुआ मेडिसिन से और आज ये फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। और हमारे पास आई विल से ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो फीडबैक मुझे अपनी इंटरनेशनल फैकल्टी कलीग से मिला है कि आर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स। अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ केयर की, तो हम जिस दिन पेशेंट आता है उस दिन हम बहुत सारे उसके इन्वेस्टिगेशंस, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो देखने के लिए जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस इन पेशेंट्स के होते हैं। हमारे पास एक क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी लैब है, जो इन्वेस्टिगेशंस बाहर हज़ारों रुपए में होते हैं, वो बहुत ही हम नॉमिनल 1/5 to 1/10 ऑफ द प्राइस हम प्रोवाइड करते हैं। और जो कुछ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं उसके लिए भी हमारे पास वो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। किसी भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेक्निक्स बहुत होती हैं, उनके रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं, और जो कभी कभी जिसको नहीं पता है तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है जहाँ पे हम नहीं सोच रहे थे, या जहाँ नेगेटिव आ रहा है जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास डे केयर है, रोमेटोलॉजी डे केयर, जो भी एम्स ने पायोनियर किया। सबसे पहले एम्स में शुरुआत हुई उसकी रोमेटोलॉजी डे केयर की, और आज ये बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये एक मॉडल चल रहा है। इसमें पेशेंट सुबह 8 बजे आता है, जहाँ पे वो अपने बायोलॉजी से इन्फ्यूजन लेता है, और बहुत सारे प्रोसीजर्स हम करते हैं वहाँ पे। हम उनका अल्ट्रासाउंड, जिन पेशेंट को ज़रूरत होती है तो वी डू अल्ट्रासाउंड जॉइंट का, और कुछ बायोप्सीज या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी देते हैं। कुछ आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं तो जॉइंट में इंजेक्शन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डे केयर में की जाती हैं। इसके अलावा आप सब जैसे जानते होंगे कि जो मैंडेट है, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तीनों ही कंपोनेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। वी हैव डिपार्टमेंट के पास अभी 1 करोड़ ऑफ रुपीज़ ऑफ ग्रांट है, और बहुत सारे ऐसे रिसर्च चल रही है जिनका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हो सकता है। मैं कहूँगी कि वो कुछ रिकमेंडेशंस में, ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस में, पेशेंट मैनेजमेंट में आना चाहिए, जिसकी हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और इंडिया में बहुत ही कम रोमेटोलॉजिस्ट, यानी कि जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं रोमेटोलॉजी में, वो अवेलेबल हैं। नंबर्स वुड बी समवेयर अराउंड 2000 और 3000 के बीच में होगा आज के डेट में, और आप समझ सकते हैं कि बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, ये बहुत ही एक मिनिस्क्यूल नंबर है। लेकिन बहुत सारी जगह कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और भी हो रहे हैं, और मेडिकल कॉलेजेस में। तो जो रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम यूजुअली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी, दूसरी होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी, यानी कि एक जिसमें खतरनाक वाली सूजन होती है, दूसरे में नहीं होती। और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ समझा जाता है, और पहले कहा जाता था कि 40 से वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, लेकिन आजकल वो यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स। दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें कि आपने सुना होगा रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वैस्कुलाइटिस, और ऐसे ही बड़े फैंसी से नाम इंक्लूडेड होते हैं। और इसमें एक ऑटो इम्यून की कैटेगरी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज एज पार्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीजेज सिर्फ रोमेटोलॉजी में ही नहीं होते, दूसरी स्पेशलिटीज़ में भी आते हैं, और पेशेंट वहाँ मैनिफेस्ट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो हमारी पॉपुलेशन है वेस्टर्न पॉपुलेशन से 7 to 10 ईयर्स यंगर है, जहाँ डिजीज़ की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। तो इस एज में अगर किसी को आर्थराइटिस हो जाए तो उसकी पूरी लाइफ अफेक्टेड हो जाती है। जो यंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनकी शादियों में भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जहाँ पता चलता है, और जिसको पता नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, रिमोट पेरिफेरी में रह रहा है, डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो गए हैं, तो वो जब हमारे पास आता है तो डिफॉर्मिटी जो बन चुके हैं ऑलरेडी, वो तो नहीं रिजॉल्व हो पाते हैं, लेकिन बाकी उसकी डिजीज़ कंट्रोल होती है, जो प्रोग्रेशन रुक सकता है डिजीज़ का। और इसके अलावा एक चीज़ और समझने की है कि जितने भी इन्फ्लेमेटरी रोमेटिक कंडीशंस होते हैं, चाहे वो रोमेटॉइड हो, चाहे वो ल्यूपस हो, चाहे वो स्क्लेरोडर्मा हो, चाहे वो शोगरेन सिंड्रोम हो, चाहे वैस्कुलाइटिस हो, ये सारे मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं। यानी कि इसका असर सिर्फ जॉइंट पे ही नहीं रहता, लंग्स पे, हार्ट पे, इंटेस्टीन पे, ब्रेन पे, सारे ऑर्गन, स्किन पे, सारे ऑर्गन्स पे आ जाता है बॉडी के।
और उसके लिए स्पेशली देखना पड़ता है। ये नहीं कि किसी की सांस फूलनी शुरू हुई तब पता चला अच्छा लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी को पता नहीं होगा, फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में लोग या बाहर भी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं जब उनको जॉइंट की कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने प्रॉपरली ऑस्कल्टेट नहीं किया, स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं किया, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमने ये शुरू की थी। उसमें हमने ये देखने की कोशिश की थी कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स हैं अमंग विमेन कितने हैं, पर्टिकुलरली टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, या जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन हमने इसमें दोनों को स्टडी किया, मेन को भी किया, विमेन को भी किया। और एक टर्म होता है वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है कि जॉब को एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग फिट करना। लेकिन अमूमन ये देखने को नहीं मिलता, एम्प्लॉय को अपने आप को फिट करना पड़ता है जॉब में। उसमें आता क्या है कि आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कैसे मोबाइल पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी गैजेट आप यूज़ करते हैं, स्मार्ट मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं, तो आपका पोस्चर क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी चेयर कैसी है, आपकी टेबल कैसी है, उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम होते हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, वो हम स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी कॉलेजेस में और जेएनयू के कॉलेजेस में कुछ आईटी हब्स, कुछ स्कूल्स में गए, और करीब करीब मैं कहूँगी 3 से 4 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन कुछ लोगों का डेटा जो हमें गूगल फॉर्म पे मिला, उसके मुताबिक 67% लोगों को नेक में पेन था कभी ना कभी पहले एक हफ्ते में। लो बैक पेन की समस्या मिली लोगों में, शोल्डर पेन की समस्या मिली, फिर नी पेन, फिर रिस्ट पेन। क्योंकि जब भी हम कभी कंप्यूटर पे काम करें, हमारी जो नेक की कुछ न्यूट्रल, हमारे जॉइंट की न्यूट्रल पोजीशन होती है। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है जहाँ पे जो आपके जो मसल्स हैं, चाहे वो फ्लेक्सर हो, फ्लेक्सर कहते हैं जैसे हमने नेक को ये किया तो फ्लेक्स किया, हम पीछे को ले गए तो हमने एक्सटेंड किया, ये लेटरली गए और ऐसे घुमाया हमने। तो अभी बीच में है तो ये न्यूट्रल पोजीशन है, सब मसल्स रिलैक्स्ड है। लेकिन जैसे ही आपने मोबाइल ऐसे देखना शुरू किया, आपकी नेक बेंड हो गई आगे। हमारी नेक की जो सर्वाइकल स्पाइन है उस पर ऑलरेडी 3 to 5 kg का वेट है ऊपर, और वो वेट किस चीज़ का है, हमारे स्कल का और हमारे ब्रेन का। और फिर जब आपने बेंड किया तो वो वेट और बढ़ जाता है, कम से कम 3 गुना बढ़ गया। अगर 15 डिग्रीज पे आप गए, फिर 60 डिग्रीज पे गए, फिर ऐसे गए, तो वो वेट बढ़ता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर वेट करीब करीब 8 से 9 गुना तक बढ़ के इस पे पड़ेगा, तो संभालेगा तो जरूर नेक। लेकिन जब भी हम किसी जॉइंट को यूज़ करते हैं या मसल को यूज़ करते हैं, थोड़ी वेयर एंड टेयर होती है। इट्स लाइक मशीन, कि मशीन में वेयर एंड टेयर होता है तो क्या होगा, वो डैमेज ज़्यादा जल्दी होगी। रेस्ट करते हैं तो रिपेयर प्रोसेस होती है बॉडी की, तो वो उसको रिपेयर हो जाती है। जो यंग लोगों में जल्दी रिपेयर हो जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ये जो रेपरेटिव प्रोसेस है वो स्लो होती जाती है। तो कहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो हम अपने जॉइंट को यूज़ करें, किसी भी जॉइंट को, तो ऐसे पोजीशन में करें जहाँ की उसकी वेयर एंड टेयर ज़्यादा ना हो, वो घिसे ना ज़्यादा, तो रिपेयर भी जल्दी हो जाएगी और डैमेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होने पाएगी, और काफ़ी लंबे समय तक हम अपने जोड़ को चला पाएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर जैसे यूज़ करते हैं तो माउस यूज़ करते हैं। टेबल पे क्या होता है, आप हाथ को ऐसे करके रखते हो, तो आपकी जो रिस्ट है, ये हाथ न्यूट्रल पोजीशन नहीं है हाथ की, आपकी रिस्ट एक्सटेंडेड है वहाँ पे। तो क्या होगा, उंगलियों में झंझनाहट होना, नमनेस, टिंगलिंग जो बोल देते हैं वो उंगलियों में फील होना, एकदम सुन सा लगने लगना हाथ। तो ये इस तरह की परेशानी हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग कई देख रही हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या है, आपकी जो कर्वेचर है स्पाइन की, वो नॉर्मल नहीं हो रही है। वो तो एक हमारी नॉर्मल कर्वेचर स्पाइन की, जब आप सीधे इरेक्ट बैठते हैं तो वो मेंटेन रहती है। ऐसे रहेंगे तो जो आपके मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स, वो आपके स्पाइन को नॉर्मल पोजीशन में रखने के लिए रजिस्ट करेंगे कि जिससे उसमें रहे। तो उसमें क्या होगा, आपको स्ट्रेन होगा, प्रेशर पड़ेगा, और जब स्ट्रेन होगा तो दर्द होगा। दर्द होना मतलब कि एक वार्निंग साइन है कि अब भाई हम परेशान हो रहे हैं, या तो हमारा ध्यान रख लो, नहीं तो हम भी साथ छोड़ देंगे। और फिर वो कांस्टेंट पेन बन जाता है लो बैक के, अपर ट्रंक पे देखा होगा, कंधे पे ज़्यादातर लोग आते हैं,
तो आप लोग पर्टिकुलरली कैमरा कैरी करते हो, अभी बात हो रही थी तो ज़्यादातर डिजिटल वर्क हो गया है, तो मोबाइल कैरी कर रहे हैं, तो आप देख भी रहे हैं मोबाइल ऐसे हाथ में है तो आपकी नेक ऐसे करके है। मैं ये तो नहीं कहूँगी आज के टाइम में आप लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ ना करें, लेकिन इस चीज़ की जानकारी ज़रूर लें कि सही पोजीशन क्या है लैपटॉप को यूज़ करने की, सही पोजीशन क्या है जब आप डेस्कटॉप पे बैठे होते हैं तब स्क्रीन आपके आईज के लेवल पे होनी चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक जो है आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, थोड़ी सेमी फ्लेक्स्ड हो सकती है, आपकी जो ये है एल्बो 90 डिग्रीज पे ही बेंड होनी चाहिए, ये नहीं कि हाथ ऐसे करके आ रहे हैं या ऐसे करके आ रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड कुछ पोजीशंस होते हैं जो सीखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ ये कि कहते हैं 20 मिनट्स के बाद 2 मिनट्स का एक ब्रेक ले लें, जिसमें आप अपने आई को भी आराम देंगे। लुक एट 20 फीट डिस्टेंस स्ट्रेट, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसे हम डेक्स एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो कि सीखी जा सकती हैं। फिंगर्स की टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो जो हाथ की उंगलियों पे, क्योंकि आप माउस और ये टेक्सटिंग फिंगर होता है, टेक्स्ट फिंगर जिसे कह देते हैं ना, कि आप फटाफट ऐसे ऐसे करके टाइप कर रहे हो, मोबाइल हाथ में ऐसे करके है तो आप ये टाइप कर रहे हैं। तो इसको टाइप तो करना ही है, लेकिन कैसे कर सकते हैं? कुछ अर्गोनॉमिक माउस आते हैं कि जो आपकी न्यूट्रल पोजीशन होती है हैंड की, ये वाली न्यूट्रल पोजीशन, तो माउस जो होते हैं वो ऐसे पोजीशन में होते हैं कि आपका हैंड न्यूट्रल पोजीशन में होता है, तो दर्दें नहीं होंगी, बहुत लंबे समय तक जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मैम इसमें रूमेटॉइड्स का भी मिला है क्या, अगर लगातार हम मोबाइल्स देखते हैं, या फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स मिले हैं? देखिए पेशेंट बाहर से रेफ़र हो, कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट रेफ़र होकर आया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और वजह क्या रही है कि उसकी उंगलियों में दर्द होता है और उंगलियों में स्टिफनेस हो जाती है, और रूमेटॉइड फैक्टर भी पॉजिटिव आया। लेकिन जब हमने एग्जामिन किया, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली, तो पता चला कि रूमेटॉइड फैक्टर फॉल्स पॉजिटिव था, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने एक स्टडी हमने की थी यहाँ पे एयर पोल्यूशन पे, जहाँ पर 18% नॉर्मल हेल्दी लोगों को, जो दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा रह रहे थे, ऑटो एंटीबॉडी पॉजिटिव आई थी। तो वो फॉल्स पॉजिटिविटी ऑटो एंटीबॉडीज़ की बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और मोबाइल को जब आप होल्ड करते हैं, स्मार्टफोन अच्छा तो लगता है, लेकिन आपकी जो हाथ की पोजीशन है वो यूँ रहती है, यूँ, राइट? तो आपके फिंगर कॉन्स्टेंटली एक उस पोजीशन में है स्ट्रेस के, तो उंगलियां क्या होंगी जब आप मोबाइल रखते होंगे? आई डोंट नो, आप लोग महसूस करते हैं या नहीं? जब घर जाते हैं तो लगता है कि उंगलियां थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टिफ हो रही हैं, आपने मुट्ठी बांधी और खींची, है ना? तो ये शुरुआत है, उसके बाद क्या होता है, डिफॉर्मिटीज भी आ जाते हैं। फिर उस बच्चे की उंगली भी टेढ़ी थी, मतलब आप जब फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो हैवी फ़ोन है, तो ये आपकी उंगली इसको सपोर्ट करती है कि ये गिरे ना, अगर कॉस्टली फ़ोन है तो और ज़्यादा ऐसे रहता है। तो फिर इस पे पूरा प्रेशर पड़ रहा है आपकी छोटी उंगली पे, तो क्या होगा? डिफॉर्मिटी तो आ ही जाएगी, डैमेज होगा। लेकिन वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं था। तो क्वाइट फ्रीक्वेंटली दीज पेशेंट्स आर मिस्टेकन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या बैक पेन हो रहा है तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसके 10 एक्सरे हो गए, उसके 2-4 एमआरआई हो गए, हज़ारों रुपए तो वो इसी में खर्च कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम देख रहे हैं पेशेंट को, तो ये सारे हिस्ट्रीज़ और ये सारे पता करने की कोशिश करें कि ऑक्यूपेशनल कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है पेशेंट।